आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सेल्फ प्रमोद बेनीवाल। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम बायोलॉजी के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। देखिए, साइटोलॉजी अगर कोशिका विज्ञान की बात करें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स टू द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है उसको कहा जाता है द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन है उसकी इकाई इसको कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जितना भी फंक्शन होता है बॉडी का और जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के अंदर किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिस्टोरिकल पार्ट की बात करें तो देखिए, अगर हमें सेल पढ़ना है तो हम इसके हिस्टोरिकल पार्ट की बात करेंगे। तो हिस्टोरिकल पार्ट की बात करें तो आपको बता दिया जाता है कि सबसे पहले हिस्टोरिकल पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि स्लाइस ऑफ कॉर्क, देखिए स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया इन्होंने। अब आप देखेंगे कि स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है। तो जो बार्क ऑफ ट्री होता है, यानी जो पेड़ का जो तना होता है उसे हम स्लाइस ऑफ कोरक कहते हैं। तो देखिए, जो स्लाइस ऑफ कोरक है इसको इन्होंने लिया और इसका जो सुपरविज़न है वो अंडर माइक्रोस्कोप किया, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसके अंदर इसका क्या किया, अध्ययन किया। तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि जो स्लाइस ऑफ कोरक है उस स्लाइस ऑफ कोरक के अंदर देखने के पश्चात इसके अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, यानी छोटे छोटे जो कोष्ठक हैं, जो बॉक्सेज हैं वो दिखाई दिए। और इन्होंने इन्हीं बॉक्सेज का नाम क्या दिया, सेल, यानी कि कोशिका। देखिए, सेल या जो कोशिका है ये एक लैटिन वर्ड है। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रूम, यानी कि चैम्बर। तो देखिए, स्लाइस ऑफ कोरक यानी हमने किसी भी पार्ट, यानी कोई भी जो प्लांट पार्ट है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो आपने देखा कि उसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस यानी जो कोष्ठक दिखाई देते हैं, इन्हीं कोष्ठक को सेल या लैटिन भाषा की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, रूम कहा जाता है। तो देखिए, ये तो रॉबर्ट हुक की बात थी कि सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था किसका, सेल का। तो ये जो स्लाइस ऑफ कोरक है ये क्या है, डेड सेल है। यानी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कि जो डेड सेल है उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो किसने किया, तो डेड सेल का जो ऑब्जर्वेशन था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर हम बात करें लिविंग सेल की, तो जो लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें किसी भी जीवित कोशिका का, तो लिविंग सेल जो है उसको ऑब्जर्व करने का जो कार्य था वो किसने किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। जो लीवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, लिविंग सेल के बारे में इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको डिस्कवर किया। तो देखिए, ये तो हम एक हिस्टोरिकल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेल थ्योरी दी गई, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जितने भी LBS के ऑफिशियल पेज से जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स या हमारे टीचर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी फेसबुक ID से वॉच पार्टी का आयोजन करें। तो वॉच पार्टी जो है उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सेल को एक्सप्लेन करने की, तो सबसे पहले सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी अगर हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो देखिए, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट ने दी थी और उनका नाम था स्लीडन एंड स्क्वान।
ये जो स्लीडन और जो सकवान थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और इनके जो की पॉइंट्स थे वो हमें आपको बता देता हूँ कि सेल थ्योरी के अंदर सबसे पहले क्या कहा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल थ्योरी के अंदर कहा गया था कि एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, यानी प्रत्येक जो जीव है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले तो ये इनका पहला जो पॉइंट था वो ये था, और सेकंड पॉइंट जो था वो था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ बॉडी किसे कहा गया, सेल को। देखिए ये दो जो की पॉइंट है वो सेल थ्योरी के अंदर दिए गए थे, लेकिन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तीसरा की पॉइंट है वो क्या था, एवरी सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई भी प्रत्येक जो कोशिका होती है वो पहले से उपस्थित जो कोशिका होती है उसमें विभाजन से बनती है। और ये जो कंसेप्ट है वो सेल थ्योरी के अंदर बाद में रीएड किया गया था, और इसको क्या बोला जाता है फिर, मॉडर्न सेल थ्योरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस एक की पॉइंट की बात की जाए कि जो प्रत्येक कोशिका है वो पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है, तो ये किसने कहा, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। ये जो कंसेप्ट है वो दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। रुडोल्फ विर्चो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि एवरी सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए अब यहाँ पे इस कंसेप्ट की अगर बात करें तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जैसे कोई भी सेल्स होती है उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन अपनी बॉडी की एक ऐसी सेल है जिसके अंदर डिवाइडेशन कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जिसे कहते हैं नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए ये तो है सेल थ्योरी की बात। अब हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। तो हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो देखिए अब यहाँ पर अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जो कोई भी सेल है, ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल बात करें, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो या तो क्या होंगे, यूनिसेलुलर, या वो क्या होंगे, मल्टीसेलुलर। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो देखिए अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल जो है अगर हम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें, यानी अगर हम उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें या उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखें, तो हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल, और जो दूसरी जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो एक लेस डेवलप्ड सेल होती है। क्या होती है, लेस डेवलप्ड सेल होती है। और ये जो है यूकैरियोटिक्स जो सेल्स होती है वो होती है मोर डेवलप्ड सेल, यानी कि अत्यधिक विकसित कोशिका हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेल होती है उसके अंदर फंक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरी सेल्स जो है दे कंटेन ए पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल टू कंप्लीशन दियर ए पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो लेस डेवलप्ड सेल होती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। यानी हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कि अब मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल अगर एब्सेंट है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे,
आप ये देखेंगे कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल जो है, अगर हम इसकी स्टडी करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें मेनली, तो बैक्टीरियल जो सेल होती है, यानी जो जीवाणु कोशिका होती है, वो एक आइडियल प्रोकैरियोटिक सेल हम इसे कह सकते हैं। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल की अगर स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी अगर आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की स्टडी करें और अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करें तो वो एक ही बात है। तो हम यहाँ पर देखिए, अब प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, जो कि क्या होगा, हमारी बैक्टीरियल सेल। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बैक्टीरियल जो सेल है उसका एक आउटलाइन डायग्राम लेते हैं, जिसके अंदर आप देख लेंगे कि क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल और उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है इसकी, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप देखिए कि जो आउटर कवरिंग जो है जीवाणु कोशिका की, जो बाह्यतम जो एक आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन। अब देखिए, अगर इस बैक्टीरियल सेल के बाद बात करें कि कोशिका झिल्ली या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद में इसके बाहर की तरफ जो एक कवरिंग और होती है, यानी एक आवरण और होता है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो हम यहाँ पर सेल वॉल बना रहे हैं, यानी हम क्या बना रहे हैं, कोशिका भित्ति बना रहे हैं। तो ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर की तरफ की जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। और जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये तो है कवरिंग की बात, यानी कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके चारों तरफ दो कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन और कौन सी, सेल वॉल। अब देखिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बाहर की तरफ एक लेयर और होती है जो कि स्लाइमी लेयर होती है, चिपचिपी होती है, जिलेटिनस लेयर जिसको बोलते हैं, और इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। इसको ग्लाइकोकैलिक्स और कुछ बुक के अंदर इसको कैप्सूल भी बोला जाता है। तो देखिए, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो मैंने बनाई है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर उपस्थित हो या न हो, यानी ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तो है आउटर कवरिंग की बात, यानी बाह्यतम आवरण की बात। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट और पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये तो हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो इसकी सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है ये इनर साइड में इस प्रकार से इनवेजिनेट होता है, यानी अंतर्वलित होता है, अंदर की तरफ ये धंस जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोसोम। अब देखिए, अगर हम जैसे प्रोकैरियोटिक सेल या हम बैक्टीरिया जो सेल है उसकी बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर जब स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी सेल है उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल के द्वारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बैक्टीरियल जो सेल होती है इसके अंदर मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो मान लीजिए इसमें फंक्शन कौन करेगा। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पर कहा है मीजोसोम। मैंने कहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। तो ये जो मीजोसोम होता है इसके अंदर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, इसके अंदर होती है रेस्पायरेशन। क्या होता है इसके अंदर, रेस्पायरेशन। अब आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है।
जबकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो किसके अंदर कंप्लीट होगी, मीजोसोम के अंदर। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विच सेल ऑर्गेनेल या विच ऑर्गन इन ए प्रोकैरियोटिक सेल एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सी संरचना है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करती है, तो वो क्या होगी, मीजोसोम। क्योंकि यहाँ पे मीजोसोम क्या कर रहा है, रेस्पायरेशन कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर देखिए कि ये जो आप देख सकते हो कि ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली यानी बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है ये क्या करता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये डाइजेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो है मीजोसोम की बात। अब देखिए इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है। यानी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का। अब देखिए मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस की जगह इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। अब देखिए न्यूक्लियोइड क्या होता है, केंद्रकाभ जिसको हिंदी में कहते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है, एक फॉल्स न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है। तो हम इसके जो डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए है, उसको हम न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम कौन सा होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 17S राइबोसोम। 17S जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो ये न्यूक्लियोइड है, जो ये डीएनए है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो करैक्टर जाते हैं वो ये डीएनए या न्यूक्लियोइड लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर एक वर्ताकार डीएनए और उपस्थित होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और होता है, और उस एक्स्ट्रा को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब देखिए प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज्ड होता है। जैव तकनीकी के अंदर जो +2 का एक सेक्शन होता है, एक यूनिट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर किसी भी जीन को अगर हम क्या करें, किसी भी जीन को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी जीन को किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वहाँ पे प्लाज्मिड का क्या होता है, यूज होता है। बट इस बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड का क्या यूज होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर प्लाज्मिड उपस्थित है तो उसे पॉजिटिव स्ट्रेन या डोनर स्ट्रेन कहते हैं भाई, और अगर प्लाज्मिड एब्सेंट है तो उसे कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेन या रिसीवर कहा जाता है। उसको रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, रिसीवर या रिसिप्टर इसको कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली के अंदर कि बैक्टीरियल सेल होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के जब इंटरकनेक्ट होती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो वो क्या करती है, अपने प्लाज्मिड का कुछ पार्ट दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो जिस बैक्टीरियल सेल का डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन, और जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था, जिसने क्या किया, रिसीव किया है, उसको क्या कहते हैं हम, नेगेटिव स्ट्रेन। उसके साथ साथ इस जो प्लाज्मिड है इसके अंदर रेजिस्टिविटी भी होती है जिसको आर फैक्टर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल जो है उससे उसका क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल सेल पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वो नष्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो ये प्लाज्मिड होता है इसके अंदर एक रेजिस्टिविटी होती है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स का अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो वो क्या होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए ये तो बात है किसकी, प्लाज्मिड की, ये 70S राइबोसोम की। और यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, बैक्टीरियल की सेल्स जो होती है उसके आउटर सरफेस पे इस प्रकार से पूरी सरफेस में, मैं कुछ एरिया के अंदर बना रहा हूँ, बाकी बहुत सारे जो एरिया होता है उसके ऊपर इस प्रकार से प्रोजेक्शन होते हैं और इन प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिमरी या पिलाई। इसको कहा जाता है फिमरी या पिलाई। अब देखिए फिमरी या जो पिलाई होती है इसका क्या क्या होता है भी, बैक्टीरियल जो सेल है अगर वो
किसी भी सरफेस से अडहेशन होता है उसका, यानी अगर किसी भी सरफेस से बैक्टीरियल सेल है अगर वो अटैच होती है, जुड़ती है, तो उसके अंदर फिम्बरी या जो पिलाई होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद की अगर बात करें हम, तो देखिए कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसी होती हैं जो कि मूवमेंट या लोकोमोशन शो करती है। तो देखिए मूवमेंट या लोकोमोशन को शो करने के लिए इन बैक्टीरियल सेल के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला। क्या कहते हैं उसे, फ्लैजेला। और अगर पूरी सरफेस पे अगर इस प्रकार से एस शेप्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर मिलती है इसके अंदर, तो उसे क्या कहते हैं हम, फिम्बरी या पिलाई। ये बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर मूवमेंट भी हो सकती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वो नॉन मोटाइल भी हो सकती है और मोटाइल भी हो सकती है। और जैसे मैंने यहाँ पर एक इस शेप को लिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वो उसकी शेप ऐसी ही होगी, यानी बैक्टीरियल सेल जो होती है उसकी जो शेप होती है वो उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, यानी कोई कोकस शेप होता है, कोई बेसिलस शेप होता है, कोई रोड शेप्ड होता है, कोई स्फेरिकल होता है। तो इस प्रकार से इनकी जितनी भी शेप्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब देखिए ये तो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया की बात की, लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक आएगा कि साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है, यानी कि जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी ये तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होगी। अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यानी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो अब आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या है, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट कैसे होगा, तो आपको बता देता हूँ कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में न होकर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली एम्बेडेड रहते हैं, यानी मुक्त रूप से पाए जाते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की थी, तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर एक डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ के अंदर सेल वॉल के बाहर हम कह सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन भी होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ बुक्स के अंदर इस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव या जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर रिजेंट के द्वारा हम स्टैन करते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया को पर्टिकुलर सेल या किसी बैक्टीरिया को पर्टिकुलर रिजेंट से अगर हम स्टैन करते हैं, तो अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, यानी वो कलर को अटेम्प्ट कर लेता है, तो उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो कलर को अटेम्प्ट नहीं कर पाता तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपने ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की बात की, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी सेल है उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, यानी कि सेल जो है उसका साइज जो होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ सेल्स जो होती हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आप कहोगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिक एग, यानी शतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिक जो एग होता है वो क्या होती है कि लार्जेस्ट सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो तो एक कॉमन है, यानी आपको बैक्टीरियल सेल या साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देना होता है। तो साइटोलॉजी के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हम सेल की स्टडी करते हैं, किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर की हमने बात की, किस प्रकार से आपने देखा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डिफरेंट जो है फंक्शन है उसके कंप्लीशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होती है जो मैंने यहाँ पर नोटिफाई की थी। तो ये तो है साइटोलॉजी की बात। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आज हमारे एलबीएस स्कूल के फेसबुक ऑफिशियल पेज से जुड़े हैं, तो इस वीडियो के साथ साथ जो कल या परसों हमारा जो वीडियो अपलोड हुआ था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रिंसिपल सर के द्वारा, आप उस वीडियो को भी देखेंगे
उसको फॉलो करेंगे और हमारे सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे LBS फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए।